हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बताओ कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले कुछ बातें आपको याद रखनी है जो केवल और केवल आपके लिए ही रहने वाली है। सबसे पहले ये बात है कि आपको क्लास पूरी देखनी है। कहीं भी क्लास को मिस मत करना या कहीं भी क्लास को छोड़ना मत। यदि छोड़ लिया इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्लास 11th में आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हो। सेकंड बात ये रहने वाली है कि क्लास को अपने भाइयों के साथ और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करनी है। थर्ड बात ये रहने वाली है, यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, और यदि कोई भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी यहाँ से मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका फायदा आप तुरंत उठा सको। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या समझने की कोशिश की थी। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने देखा था कि आर्क्ड प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो आर्क्ड प्लेन मैंने बताया था, आर्क्ड प्लेन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है। और पोलर रिप्रेजेंटेशन आज समझने की कोशिश करें, लेकिन पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड यूज होंगे। उन टेक्निकल वर्ड को कल हमने समझने की कोशिश की। उसके अंदर सबसे पहले देखा था मॉड्यूलस, उसके बाद में देखा था कॉन्जुगेट, उसके बाद में देखा था आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सेकंड के अंदर आ जाए तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और थर्ड के अंदर आ जाए तो उसका आर्गुमेंट क्या होता है। आज हम उसके आगे समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि जब कभी भी आर्क्ड प्लेन के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसका आर्गुमेंट क्या होने वाला है। तो एक एग्जाम्पल भी लेंगे और उस एग्जाम्पल से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा रहने वाला होगा आज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थ चतुर्थांश। इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लूंगा और वो मैंने माना कि z इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। और अब मैं क्या करूंगा कि एक आर्क्ड प्लेन बनाऊंगा, ठीक है ना। और मैं एक बात आपसे कहूं कि इससे मेरे को ना कोई भी पॉइंट बताओ। तो आपने क्या किया, पहले इससे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट आपने माना उसको P मान लिया, सेकंड के अंदर Q माना, थर्ड के अंदर R माना, लेकिन अब हम लेट्स करेंगे S को। तो मैंने क्या किया, S, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। तो आप कहोगे सर x कॉमा माइनस का y, यानी ये जो इमेजिनरी नंबर है इसके आगे आने वाला जो कोफिशिएंट होता है वो क्या है, y। यानी सॉरी, इमेजिनरी नंबर खुद ही y है, तो इसके आगे आने वाला जो साइन होता है उसको भी साथ में लिया जाता है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आर्क्ड प्लेन बनाऊंगा। ये आर्क्ड प्लेन हो गया, जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमेशा ओरिजिन कहा जाता है। और ये हमारा रियल एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा इमेजिनरी वाई एक्सिस होता है। यहां पर सभी पॉजिटिव रियल एक्सिस आती हैं, वैल्यूज आती हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया रियल एक्स एक्सिस और यहां पर मैंने लिख दिया इमेजिनरी वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन हो गया जिसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर सभी हमारा जो इमेजिनरी वाई एक्सिस होता है उसकी नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, इसलिए वाई डैश से डिनोट किया जाता है। और यहां पर सभी रियल एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज आती है जिसको एक्स डैश से डिनोट किया जाता है। तो मेरे को ये बताओ, ये हमारा जो पॉइंट एस है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो आप कहोगे सर इसका जो एब्सियंसा है जिसको एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है और वो भी किसका है, पॉजिटिव का। इसका मतलब ये है कि जब ऑरिजिन से हम राइट साइड की तरफ एक्स एक्स के ऊपर चलेंगे तो हमें पॉजिटिव की वैल्यूज आएगी, लेकिन जैसे ऑर्डिनेट देखेंगे तो वो हमारा जो है वो माइनस का वाई है। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे
तो हमें नेगेटिव्स की वैल्यूज आएगी, और वो भी किसकी, इमेजिनरी वाई एक्सेस की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ कहीं रहने वाला है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा s इज इक्वल टू एक्स कॉमा माइनस का y। ये जो कॉमा होता है वो x और y दोनों को सेपरेट करता है। अब मैं क्या करूंगा, जब इस पॉइंट को इस ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा कुछ इस प्रकार से, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया और फिर मैंने ये जाना कि ये हमारा पॉजिटिव रियल एक्सिस है, इसके साथ ये लाइन सेगमेंट, ये हमारा क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। यानी ये लाइन सेगमेंट कितने रेडियन का एंगल बनाता है, और इसी को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। मैंने एक आपको बात कही थी कि सभी एंगल जो होते हैं उनको कहाँ से रीड किए जाते हैं, पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस से। यानी जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाने से आप एंगल पॉजिटिव देखोगे या उसको रीड करोगे, और जैसे ही क्लॉकवाइज हमारा लाइन सेगमेंट होगा और वहां से जब आप मेजर करोगे तो ये जो हमारा एंगल है वो एंगल रेडियन के अंदर होगा, और उसकी जो वैल्यूज है या उसके आगे आने वाला जो साइन है वो हमेशा हमेशा नेगेटिव का होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लें, ताकि ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है वो कंसेप्ट आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जावे। यहां पर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, हमारा एग्जांपल क्या है कि मैंने कुछ माना कि z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस का आयोटा। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्या फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। लेकिन आपको यहाँ पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बताना है और जनरल आर्ग्यूमेंट भी बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। जैसे आपने यहां पर क्या लिखा, सॉल्यूशन लिखा, तो मेरी एक छोटी सी बात समझो कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना है और यहां से पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकते हैं। तो आप कहोगे सर इसका जो कोऑर्डिनेट है, यानी सबसे पहले मैं क्या करूं, लेट्स कर लूं। यहां पर सबसे पहले मैं पॉइंट को लेट्स करूंगा, यानी लेट s इज इक्वल टू हो गया हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट, और हमारा ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो माइनस का 1। तो मेरे को बताओ कि ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर आर्क्ड प्लेन बनाओगे। ये हमारा क्या हो गया, आर्क्ड प्लेन। ये हमारा रियल एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा इमेजिनरी वाई एक्सिस होता है, और जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक्सिस, उसको हमेशा ओरिजिन कहा जाता है। और ये जो हमारा पॉइंट है वो यानी आपको एफिशिएंसी पर, यानी रियल एक्स एक्सिस पर आपको कितना चलना है। तो आप कहोगे सर हमें रियल एक्सिस पर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 चलना है। तो जैसे आप कुछ इस प्रकार से जाओगे इस साइड, और फिर इमेजिनरी एक्सिस पर आपको कितना चलना है, माइनस का 1। तो ये जो हमारा पॉइंट है वो आप सपोज मान लो कि यहाँ कहीं रहने वाला है, ठीक है ना, यहाँ। उसके बाद में क्या किया आपने, इस पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का क्या हो गया, 1। और उसके बाद में क्या करना, इस पॉइंट को इस ओरिजिन से ज्वाइन करवा देना। जैसे इस पॉइंट को इस ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल बनेगा। यहाँ पर ये जो एंगल होता है इसी को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और जैसे आपने पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ ये क्लॉकवाइज टर्न हुआ, क्या, ये लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा रेडियन के अंदर वो हमेशा हमेशा नेगेटिव के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही मैंने क्या किया, इसको लंबवत एक्स एक्सिस पर लेके मैं जब गया तो मेरे को बताओ कि आप ओरिजिन पर, यानी ओरिजिन से इमेजिनरी वाई एक्सिस की जो नेगेटिव वैल्यू आती है वहां पर आप कितने चले। तो आपने कहा सर वहां पर हमने -1, कितना, -1। और ये जो दूरी है, ये दूरी ये कितनी है, तो आप कहोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये हो गई हमारी -1। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक।
मैंने कहा ठीक है। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जब आपको इस मतलब एक एंगल दे दिया जाए और दो कोई भी साइड दे दे राइट एंगल ट्राइंगल की, तो आप क्या करते हो, उससे आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। और जब बात करें किसकी, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हाइट डिवाइडेड बाय बेस। यानी जब हाइट और बेस का रेशियो जब पूछे तो वो किस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल होता है, तो आप कहोगे सर टेन थीटा के। तो यहाँ पर हाइट आपको कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो हाइट है वो हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी बेस आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये कितने रेडियन की वैल्यूज आती हैं, तो आप कहोगे सर जो थीटा है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज आई है वो कितने डिग्री की होगी या कितने रेडियन की होगी, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री या पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन की होगी। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो जैसे आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालोगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपने कहा सर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू हो गया। अब देखो, आपने जब पॉजिटिव रियल एक्सिस से इस एंगल को क्या किया, मेजर किया, तो मेरे को बताओ क्लॉकवाइज देखा कि नहीं देखा। यानी क्या किया कि ऊपर से नीचे की ओर गए। इसके मतलब ये हुआ कि जो हमारा घड़ी का जो सुआ होता है उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज टर्न हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो कोई भी एंगल आएगा वो किसका होगा, नेगेटिव का होगा, और वो थीटा के ही इक्वल होगा। यानी थीटा इज इक्वल टू हो गया जो पाई डिवाइडेड बाय 6 है ना, इसके आगे साइन दे देंगे माइनस का। और ये माइनस का जो साइन है ना वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो एंगल है वो हमने कैसे मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज किया या क्लॉकवाइज किया। ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे नंबर 2 पर जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं यहां पर केवल इतना ही लिखूंगा। तो देखो, जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, तो आप कहोगे सर इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस 2k पाई। क्या होता है सर, 2k पाई। लेकिन यहां पर जो k है वो एप्सिलॉन होता है i, और i का मतलब होता है इंटीजर नंबर। तो यहां पर एम्पलीट्यूड का मतलब होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, तो आप कहोगे इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 6 है। लेकिन इसके साथ आपको क्या ऐड करना है, 2k पाई। ये जो हमारा है वो हमारा क्या आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल आर्गुमेंट, और ये आया हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हम कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। और कितनी कंडीशन हमारे पास आ सकती हैं, तो केवल और केवल जब आगर प्लेन के अंदर देखोगे तो हमारे पास मोटे मोटे तौर पर 4 कंडीशन बस बन सकती हैं। या तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ सकता है, या सेकेंड के अंदर आ सकता है, या थर्ड के अंदर आ सकता है, या फोर्थ के अंदर आ सकता है, या क्या हो सकता है किसी भी एक्सिस के ऊपर आ सकता है, या मिड पॉइंट पर आ सकता है, ओरिजिन पॉइंट पर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब कभी भी किसी का एंगल मेजर करते हो तो इसका मतलब ये है कि 2 लाइन या लाइन सेगमेंट की रिक्वायरमेंट जरूर रहती है। हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हम एंगल नहीं बता सकते हैं। एंगल उसी लाइन के बीच में, यानी एंगल जो होता है वो हमेशा लाइन के बीच में बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट के बीच में नहीं बता सकते। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ आपको हाइलाइट्स पॉइंट्स बताएंगे जो इससे पहले हमने जितना पे पढ़ा था उसके बेसिस पर होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हाईलाइट पॉइंट्स। जितना भी अब तक हमने पढ़ा है वो समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, जब मैंने आपको आर्क्ड प्लेन बताया था उस समय मैंने कहा था कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी यहां पर मैं बता दूं कि हमारा जो फर्स्ट या सेकंड
क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर will have positive argument। जब आप आगे प्लेन के अंदर देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा जो हमारा आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक होता है या आयाम होता है वो हमेशा पॉजिटिव का आता है। क्यों? क्योंकि हम जब पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट देखते हैं तो उस समय एंगल हमारा हमेशा पॉजिटिव का होगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर will have negative argument। जब आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखोगे उस समय क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा नेगेटिव्स का होगा। क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखते हो तो उसकी रेंज होती है -π से बड़ा होना चाहिए, लेकिन +π या +π के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो ये जो लाइन है वो उसको क्या करती है, प्रूव करके उसके बाद में ये देखा जाता है। लेकिन थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहेगा कि जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि वो हमारा जो एंगल आएगा वो -π से तो बड़ा होना चाहिए। यानी एंगल यहाँ पर जो ये थीटा है इसको मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ z। इसका मतलब ये होगा कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो हमेशा +π के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। लेकिन फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है, हम बताएंगे जनरल आर्गुमेंट का, जनरल आर्गुमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे तो उस समय हम देखेंगे कि आर्गुमेंट जो होता है, आर्गुमेंट ऑफ z वो इक्वल होता है किसके, एम्पलीट्यूड ऑफ z। यानी जो आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा उसके साथ हमेशा क्या ऐड करना होगा, 2k π। चूंकि यहाँ पर जो k है वो एप्सिलॉन कैपिटल I, इसका मतलब ये होता है I जो है वो यहाँ पर क्या है, इंटीजर नंबर है। क्या है? इंटीजर नंबर। ये बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ z जो है वो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट होने वाला है। एक मैं बात और कहूंगा आपको कि वो क्या है कि आर्गुमेंट जो होता है, क्या आर्गुमेंट जब किसी ओरिजिन का जब हम आर्गुमेंट पूछेंगे तो उसका आर्गुमेंट हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर मैं 5th पॉइंट लिख दूंगा, आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 + 0 आयोटा। इन कहने का मतलब ये है कि हम 0 + 0 आयोटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी आप क्या देखोगे, कुछ इस प्रकार से आगे प्लेन देखोगे तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा। कहाँ पर? ओरिजिन पॉइंट O जो होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होता है।
तो यहाँ पर मेरे को बताओ कि किसी भी जब कभी भी आप एंगल देखते हो तो उस एंगल देखने के लिए आपको कितने लाइन की रिक्वायरमेंट रहती है, 2 की। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर केवल और केवल एक पॉइंट ही है, तो पॉइंट का हम क्या नहीं बता सकते हैं, एंगल। इसलिए यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट भी डिफाइन नहीं कर सकते। किसका? 0 + 0 आयोटा का। या हम कह सकते हैं कि किसी भी ओरिजिन नंबर का, यहाँ पर ओरिजिन नंबर एक ही होने वाला है आगे प्लेन के अंदर, उसका हम क्या नहीं बता सकते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं बता सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पोलर रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11th के लिए एक्सरसाइज 4.2 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जितने भी ही क्वेश्चन बने हुए हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं या इसी मेथड के ऊपर हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको क्या बताना है, ध्रुवीय निरूपण यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन। आप कहोगे सर ये पोलर रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब हमारा आगड प्लेन होगा, क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से मैं आगड प्लेन बना दूंगा। ये मैंने क्या बना दिया, आगड प्लेन। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ये हमारा रियल एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारा इमेजिनरी वाई एक्सिस हो जाएगा। और यहां पर सभी एक्सिस की नेगेटिव्स की वैल्यूज आ जाएगी, और यहां पर सभी वाई एक्सिस की नेगेटिव्स की वैल्यूज आ जाएगी। लेकिन वो वाई एक्सिस कैसा होना चाहिए, इमेजिनरी। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानूंगा, और वो क्या होगा, z होगा x + i/y। क्या होगा, z x + i/y। तो आप जब देखोगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या पॉइंट हो सकता है और उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर यहां पर मैं पॉइंट मान लूं P, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y। क्या हो जाएंगे, x, y। तो यहां पर जब देखोगे एब्सियसा और ऑर्डिनेट यानी भुज और कोटि, तो वो ये उन दोनों की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव की। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट होगा, तो मैंने यहां पर कहीं लिख दिया P, और इसके पॉइंट को भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि P हो गया x, y। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या बताना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन बताना है। क्या बताना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या किया कि इस ओरिजिन को इस पॉइंट P से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन करवा दिया। तो जैसे मैंने इस पॉइंट यानी ओरिजिन को पॉइंट P से जैसे मैंने ज्वाइन करवाया, तो बताओ ये क्या बन गया, एंगल बना कि नहीं बना, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z। और इस लाइन सेगमेंट की यानी रेखाखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर हम रिप्रेजेंट करते हैं R mod of Z होता है √ रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। हम कुछ इस प्रकार से इस लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस बता सकते हैं या इसकी लेंथ बता सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है वो कितनी यूनिट का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालना होगा। पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को मैं कुछ इस प्रकार से देखूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे को इस पॉइंट के पास जाने के लिए एक्स एक्सिस जो है, रियल एक्स एक्सिस, वो वहां पर मेरे को कितनी दूरी तय करनी होगी, तो मैं कहूंगा मेरे को लगभग यहाँ पर लिखा हुआ एक्स, तो मेरे को एक्स तक जाना होगा। आपने कहा ठीक है सर, अब मेरे को बताओ कि ओरिजिन से इमेजिनरी वाई एक्सिस के ऊपर मेरे को कितना चलना होगा कि मेरे पास ये पॉइंट आ जाए। तो आप कहोगे सर यहां पर जब चलेंगे कुछ इस प्रकार से, तो कितना चलना होगा, स्मॉल वाई। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, वाई हो गई। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो दे रखा है यानी जो क्वेश्चन के अंदर वो देगा, और उसके जरिए हमें क्या निकालना होगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो जो क्वेश्चन के अंदर लाइनें देगा वो लाइनें पहले लिख दूं। क्या लिख दूं, यहां पर मैंने लिखा रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं, और उसको किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, ओपी की लंबाई
इन लेंथ स्मॉल आर है। क्या होगी? स्मॉल आर। तो देखो ये आर है कि नहीं? स्मॉल आर, ठीक है। और थीटा वह कोण है थीटा वह कोण है, कौन सा? ये थीटा जो रेखाखंड ओपी एक्स अक्ष के धनात्मक, जो एक्स एक्सिस है इसके धनात्मक के साथ बनाता है। यानी यहां पर जो एक्स एक्सिस के धनात्मक के साथ, यानी जो हमारा ये पॉजिटिव रियल एक्सिस एक्स एक्सिस है इसके साथ जो बनाता है उसको हम क्या कहेंगे? ये एंगल जो है वो थीटा है। तो अब आपको क्या करना है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन बताना है। पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि कुछ इस प्रकार से बताना होगा कि आपको x और y की वैल्यूज आपको नहीं देगा, वो आपको क्या करेगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की लंबाई दे देगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा, यानी यहाँ पर जो पॉइंट दे देगा, यानी उस रेखाखंड या लाइन सेगमेंट की लंबाई दे देगा और एंगल दे देगा। फिर आपको रिप्रेजेंट करना होगा कि मेरे को ये पॉइंट x, y है वो क्या होंगे। तो मेरी बात सुनो, जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल और एक साइड दे दे, एक एंगल और एक साइड दे दे, तो हमने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर देखा था कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कि जब क्या होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल और एक साइड दे दे तो हम उससे अन्य साइड हम निकाल सकते हैं। बात है समझ में? तो मेरी बात सुनो, यहां पर ये एंगल जो है वो दे रखा है और हमारे पास हाइपोटेन्यूस दे रखी है। तो मेरे को ये पॉइंट निकालने के लिए एक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और एक्स कौन सा? ये है। तो देखो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो देखो हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस या बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो मैं कहूंगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, नहीं सॉरी, बेस डिवाइडेड बाय जो हाइपोटेन्यूस होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होगा, और हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस जो है वो साइन थीटा के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? जो साइन थीटा होता है वो किस साइड का रेशियोज होता है? तो आप कहोगे सर हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो देखो ये तो हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट कितनी है? तो आप कहोगे सर वाई, स्मॉल वाई, ये हमारे क्या हाइट, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस की लेंथ क्या है? तो आप कहोगे सर स्मॉल आर। तो मैंने लिखा स्मॉल आर। आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है? वाई की। तो आप लिखोगे वाई इज इक्वल टू हो गया आर डॉट साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जैसे रेसिप्रोकल करवाओगे तो डिवाइडेड वाला कूद के कहां जाएगा? मल्टीप्लाई के अंदर। तो यहां पर मैं क्या करूं, समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर 2 दे दूं इसको, और इसको मैं क्या कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 दे दूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पुनः इसी प्रकार से देखूंगा कि मेरे को कौन सी साइड निकालनी है, x। इसका मतलब ये है कि हमारा जो cos थीटा होता है वो किसके इक्वल होगा? तो आप कहोगे सर वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। मैंने कहा ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने लिखा cos थीटा इज इक्वल टू हो गया बेस, यहां पर क्या, स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना है? आप कहोगे सर आर। तो मैंने यहां पर लिखा आर, लेकिन आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है? एक्स की। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया आर कॉस थीटा। क्या हो गया? आर कॉस थीटा। और इसको आप इक्वेशन नंबर कितनी दे दो? 3। अब यहां पर आप क्या करो, आगे का जो मेथड है वो मैं यहां करूंगा। अब आप क्या करो कि आपके पास x की भी वैल्यूज आ गई, आपके पास y की भी वैल्यूज आ गई। जैसे ही x और y की वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पोलर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो मैंने लिखा कि समीकरण या इक्वेशन नंबर 2 व 3 का मान समीकरण नंबर
1 में रखने पर हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है? तो आप कहोगे सर लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। लेकिन z इज इक्वल टू एक्स की वैल्यूज क्या है? तो आप कहोगे सर r cos थीटा, तो मैंने लिखा r cos थीटा प्लस आयोटा, तो ये लिख दिया मैंने आयोटा। y की वैल्यूज क्या है? तो आप कहोगे सर r sin थीटा। जब आप दोनों टर्म्स के अंदर देखोगे तो आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या r, तो यहाँ पर लिखोगे z इज इक्वल टू r, जैसे ही कॉमन लिया तो हमारा आगे वाले टर्म के अंदर क्या बच गया? cos थीटा प्लस सेकेंड टर्म्स के अंदर क्या बचा? आयोटा sin थीटा। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ये हमारा एक, आप समझ सकते हो, फॉर्मूला है कि जब भी आपको पूछ ले द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसकी कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है कि जब कभी भी क्या कर दे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी लेंथ दे दे, जहां पर वो पॉइंट रिप्रेजेंट होगा तो ओरिजिन से जब उस पॉइंट को मिलाओगे तो उस लाइन सेगमेंट की लेंथ दे दे, और वो जो लाइन सेगमेंट है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितनी डिग्री का एंगल मेजर करता है, डिग्री में कह सकता है, वो रेडियन में कह सकता है, लेकिन हमारा उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये एग्जांपल नंबर 7 है। क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन द पोलर फॉर्म। समिश्र संख्या z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ध्रुवीय रूप में क्या करना है? निरूपित करना है। पोलर फॉर्म इंग्लिश में टर्म है और हिंदी में टर्म क्या होती है? ध्रुवीय रूप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपने लिखा सॉल्यूशन z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके साथ कंपेयर करवाना है? जो हमारी पोलर फॉर्म होती है ना उसके साथ। तो यहां पर लिख दूंगा मैं पोलर फॉर्म, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, पोलर फॉर्म के अंदर हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? हमें रिक्वायरमेंट रहती है उस लाइन सेगमेंट की लेंथ की, और वो आप कैसे निकाल सकते हैं? मॉड्यूलस से। तो मैंने लिखा r इज इक्वल टू मोड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर प्लस क्या होता है? इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो यहां पर लिखा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर कितना दे रखा है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। जैसे 1 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो किसके इक्वल होगा? 2 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया? स्मॉल r, या हम कह सकते हैं मोड ऑफ z किसके इक्वल हो गया? 2 के। अब आप क्या करना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को उस पोलर फॉर्म के साथ कंपेयर करवाना। तो पोलर फॉर्म क्या होती है? तो मैंने यहां पर लिखा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होती है कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा डॉट r sin थीटा। बात है समझ में? आपने कहा जी सर। तो देखो r cos थीटा की जगह यहां पर क्या है? 1। तो मैंने क्या लिखा कि r cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। लेकिन r की जगह यहां से कितना आ गया? 2। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 1। जैसे ही आपने रेसिप्रोकल करवाया तो क्या आ गया कि cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2। और ये cos थीटा कितने रेडियन की वैल्यूज होती है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो एंगल आया है थीटा वो कितना है? वो भी रेडियन के अंदर होगा। तो आप कहोगे सर पाई डिवाइडेड बाय 3। क्या हो जाएगा? पाई डिवाइडेड बाय 3। लेकिन अब क्या करेंगे, यहां पर r sin थीटा को किसके साथ कंपेयर करवाएंगे? इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, लेकिन इसका भी इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। तो मैंने लिखा इस दोनों को मैंने सेपरेट करने के लिए एक लाइन खींच दी, और यहां पर मैंने लिखा कि r sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। लेकिन r
उस लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होने वाली है, तो आप कहोगे सर 2 sin थीटा इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। देन जैसे ही रेसिप्रोकल करवाया तो sin थीटा इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन आपसे पूछ लिया जावे कि यहां पर जो sin थीटा है कि कितने रेडियन की वैल्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 आपको रिसीव होगी, तो आप कहोगे 60 डिग्री, आप रेडियन के अंदर कहोगे पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन, क्या कहोगे, ठीक है। और यहां पर भी मैं क्या लिख दूंगा, रेडियन। अब मेरी बात सुनो, आपको क्या बतानी है, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म बताना है। तो आप क्या करोगे, पोलर फॉर्म जो होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप कहोगे सर z इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। मैंने कहा ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू r की जगह कितनी वैल्यूज आए, आप कहोगे सर 2, तो मैंने लिखा 2 स्क्वायर ब्रैकेट cos थीटा, थीटा की जगह क्या है, आप कहोगे सर पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह यहां पर भी कितना है, साइन थीटा यहां पर भी है पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कर दोगे, क्लोज। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है ये क्या है, पोलर फॉर्म है। किसकी पोलर फॉर्म है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, और यहां पर हम लिख देंगे आंसर। अब मेरी बात सुनो कि आप क्या करते हो कि घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस कहां जाते हो, घर। तो देखो यहां पर क्या किया कि हम घर से स्कूल गए। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि स्कूल से घर कैसे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या रिसीव होना चाहिए, ये फॉर्मेट आपको रिसीव होना चाहिए। तो मैं यहां पर रफ में समझा देता हूं आपको। मैंने क्या किया कि cos पाई डिवाइडेड बाई 3 इसकी वैल्यूज क्या होती है, यानी cos 60 डिग्री की वैल्यूज होती है। आप कहोगे सर मैंने लिखा इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, आप कहोगे सर 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, यानी प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस, फिर आयोटा लिख दिया, फिर 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया कि z इज इक्वल टू आ गया। यहां पर तो क्या है बचा 1 प्लस यहां पर क्या बचा आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मेरे को बताओ कि जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये सेम आया कि नहीं आया, तो आया। इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म है वो 100% यही रहने वाला है। लेकिन आपको कहां तक करना है, आपको यही तक करना है, यानी इसके ऊपर। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया है। अब क्या करोगे, ये तो मैंने क्या बताया, एक फर्स्ट मेथड बताया, ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। लेकिन इसका एक और भी मेथड होता है। अब क्या करूंगा, मैं वो मेथड समझाने की कोशिश करूंगा। हमें ऐसे ही क्वेश्चनों का सेकंड मेथड समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा दूसरा मेथड है, ठीक है ना। यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसी को वापस लिख देना। तो मैंने लिखा z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपको क्या करना है कि इसका पोलर फॉर्म बताना है या ध्रुवीय रूप बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर पोलर फॉर्म लिख दो। तो मैंने लिखा पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है। और वो क्या है, वो होती है कि z इज इक्वल टू होता है r ब्रैकेट में होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आपको क्या है ना, जरूरत रहेगी यहाँ पर, एक तो एंगल की रिक्वायरमेंट रहेगी और एक हमें उस लाइन सेगमेंट की लेंथ की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो, तो आपने लिखा कि r इज इक्वल टू मोड ऑफ z इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ
जो आपके पास रियल नंबर है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर जो आपके पास है उसका स्क्वायर, देन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर आपके पास कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर क्या है, तो आपने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, देन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। जैसे आपने स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया जो किसके इक्वल होता है 2 के। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आया कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, उस कोऑर्डिनेट को जब ओरिजिन से मिलाएंगे तो वो लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस यहां से रिसीव होगी। अब हम क्या करेंगे, हमें एंगल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहां पर जैसे आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट देखोगे तो 1 कॉमा क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, और यहां पर भी आपको बताना है आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कौन सा बताना है, यानी ये जो एंगल होगा ना वो हमेशा हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर लिखा कि एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू हो गया tan थीटा इज इक्वल टू हो गया y डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो इज इक्वल टू y की वैल्यूज क्या है, तो आपने कहा कि जो इमेजिनरी नंबर होता है ना उसी को कहा जाता है y, और x की वैल्यूज क्या है 1। तो मेरे को बताओ कि tan कितने रेडियन की वैल्यू आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्राप्त होगी। तो आप कहोगे सर आगे का मैं क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करूंगा। तो आपने कहा सर कि हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया एम्पलीट्यूड ऑफ z, वो जो है वो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन की। लेकिन ये जो पॉइंट यहां से आपको रिसीव होगा, मैं यहां पर लिख दूं P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितना भी एंगल बनेगा वो किसका होगा, पॉजिटिव का, इसलिए इसके आगे पॉजिटिव का साइन है। तो आपके पास एंगल भी आ गया और आपके पास ये आर की भी वैल्यूज आ गई। तो जैसे ये थीटा और आर की वैल्यूज इस पोलर फॉर्म के अंदर पुट करोगे तो आपके पास कौन सा फॉर्म आ जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, थीटा कॉमा आर की वैल्यू इस पोलर फॉर्म में रखने पर, तो हमारे पास पोलर फॉर्म क्या है, तो आपने कहा z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो r की वैल्यूज क्या है, आपने कहा 2 cos थीटा, थीटा की जगह क्या है पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह क्या है पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन, और ये हो गया z इज इक्वल टू। तो मेरे को बताओ ये आपको क्या प्राप्त हो गया, तो आप कहोगे सर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हमें यहाँ पर प्राप्त हुई जब हमने कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया। तो यदि आपको मेथड पहले वाला अच्छा लगे तो वो भी कर सकते हो, या ये आपको मेथड अच्छा लगे तो आप ये कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने जो कॉन्सेप्ट समझाना उसी के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 8 होने वाला है उसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, और वो है 8। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनटू पोलर फॉर्म। समिश्र संख्या -16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को किस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, ध्रुवीय रूप के अंदर रूपांतरित करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट z इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान पूर्वक देखोगे तो आपको क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना एक फ्रैक्शन के फॉर्मेट के अंदर है। तो क्या करना होगा कि जो डिनोमिनेटर के अंदर जो आयोटा है ना
वो जैसे तैसे ही करके यहां से कैंसिल आउट करना होगा। तो आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है, या मैं कह सकता हूं रैशनलाइजेशन करने पर जैसे ही आज आप रैशनलाइजेशन करोगे तो मैंने यहां पर लिखा कि z इज इक्वल टू माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई। आपको क्या करना होता है कि उस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि जब भी डिनोमिनेटर का आप रैशनलाइजेशन करवाते हो तो यहां पर जो इमेजिनरी नंबर दिख रहा है उसके आगे आने वाले साइन को चेंज करके उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो यहां पर मैंने लिखा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब आप क्या करोगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो मैंने लिखा इज इक्वल टू माइनस का 16 ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय। जब भी आप रैशनलाइजेशन करोगे उस समय डिनोमिनेटर के अंदर एक आइडेंटिटी बनेगी हमेशा। वो कौन सी होगी कि यहां पर मैं लिख देता हूं कि a प्लस बी और a माइनस बी हमेशा इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां पर a की वैल्यूज क्या है तो आप कहोगे सर 1 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला b की वैल्यूज क्या है तो आप कहोगे सर आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 16 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 हो गया और माइनस आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। चूंकि आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होगा, तो यहां पर मैंने क्या किया कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया कि इज इक्वल टू माइनस का 16 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय। अब मैं क्या करूंगा इसको एक साथ ही सॉल्व कर दूंगा। जैसे ही मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा और उस -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो वो प्लस का 1 हो गया, उस +1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का 3 हो गया, तो 1 और प्लस के 3 ऐड हुए तो प्लस का क्या हो गया 4। देखो 4 के अंदर 4 का भाग 1 बार, लेकिन इस 16 के अंदर कितनी बार चला जाएगा 4 बार। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया इसको सेपरेट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो क्या है कि वो है z इज इक्वल टू -4। जब -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का 4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या बताना है पोलर फॉर्म बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होती है तो पोलर फॉर्म क्या होगी तो आप लिखोगे सर पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो क्या होती है तो आप कहोगे z इज इक्वल टू होता है r ब्रैकेट में होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहां पर तो एक तो एंगल की रिक्वायरमेंट रहेगी और एक जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट से ओरिजिन से बनने वाला लाइन सेगमेंट है उसकी भी लेंथ की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले मैं r फाइंड करूंगा तो r इज इक्वल टू मोड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर यहां पर कितना है -4 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर यहां पर क्या है तो कहोगे सर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर।
जैसे इसको सॉल्व किया तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो गया 3। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 64, और 64 जो है वो किसके इक्वल होता है 8 के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई R की। लेकिन जैसे हम यहाँ से पॉइंट देखेंगे P, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4 और +4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मेरे को बताओ ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप कहोगे सर ये जैसे हम क्या करेंगे, आर्क्ड प्लेन बनाएंगे तो यहाँ पर ये रियल एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये इमेजिनरी वाई एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पर ये ओरिजिन हो जाएगा, और ये जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ कहीं होने वाला है। P जो है वो यहाँ पर होगा -4 +4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। और जैसे ही आप इस पॉइंट को इस ओरिजिन से ज्वाइन करवाओगे तो यहां पर जो एंगल बनेगा थीटा, जो क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड, जो हमेशा हमेशा आपको किसके अंदर लेना है, रेडियन के अंदर। यही हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, यही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू हो गया y डिवाइडेड बाई x। देन y की वैल्यूज यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे सर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4। हमेशा क्या करना है कि आर्ग्यूमेंट जो है उसको मेजरमेंट जब भी करते हो तो वो हमेशा किसके अंदर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के अंदर। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो जो थीटा की वैल्यूज आई है वो हो गई पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन। क्या हो गया, पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या चाहिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो उसकी रेंज होती है, क्या रेंज होती है कि -पाई से बड़ा होना चाहिए लेकिन +पाई से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन आपको एंगल ये फाइंड करना है, लेकिन जो आपके पास ये आया ना पाई डिवाइडेड बाई 3, ये तो ये वाला है अल्फा, यानी आपके पास ये अल्फा आया है ना कि थीटा। यहां पर मैं अल्फा लिख देता हूं, ये इस अल्फा की वैल्यूज आई। तो आप क्या करोगे कि जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ z वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो पाई माइनस आर नहीं पाई माइनस अल्फा, तो इज इक्वल टू हो गया पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3। जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ z या कहे थीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया। तो जैसे इसकी डिनोमिनेटर में 1 है, जैसे एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास थीटा की वैल्यूज भी आ गई और हमारे पास आर की भी वैल्यूज आ गई। ये दोनों वैल्यूज जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास पोलर फॉर्म आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा z इज इक्वल टू आर की जगह क्या है हमारे पास 8 और ब्रैकेट में हो गया cos, थीटा की जगह हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। यहां पर हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया कि कुछ इस प्रकार का जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको शायद यहाँ पर थोड़ा सा आर्गुमेंट वाला कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको क्या मांगेगा, ये प्रैक्टिस मांगेगा। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपका जो ये कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने इस क्लास के अंदर क्या क्या सीखा, हमने इस क्लास के अंदर देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसके अंदर हम किस प्रकार से आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हमने उस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश की। उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल किया 7 और 8। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि क्लास समझ में आई है, यानी क्लास के अंदर मैंने जितना भी समझाया है यदि वो समझ में आया है तो क्लास को लाइक करना और अपने भाइयों और अपने दोस्तों के साथ दबा के इस क्लास को शेयर करना, ताकि वो भी इस क्लास से कुछ न कुछ फायदा ले सके। यदि कोई भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, साथ ही साथ इस चैनल को लिंक को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा, ताकि वो भी इस क्लास से या इस प्लेटफॉर्म से वो भी कुछ न कुछ फ़ायदा ले सके।
हमारी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक जितना भी मैंने पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जितना भी मैंने बताया और उससे रिगार्डिंग 4.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं उनको बनाने की कोशिश करना। जय हिंद, वंदे मातरम।